हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीम फिजिक्सिया। तो बच्चों, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिक्स अर्थात फिजिक्स के छोटे बड़े शब्दों का बेसिक मतलब समझने के लिए जिसमें हम लोग इमेजेस का सहारा लेते हैं ताकि सवाल पढ़ते समय उसका एक चित्रण, उसका एक इमेज फॉर्मेशन हमारे दिमाग में चले और हम सवाल को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। उन सेशंस में आज हम मैकेनिक्स का लास्ट सेशन है, मतलब मैकेनिक्स पहले पार्ट में भी मैंने कुछ टर्म्स बताए थे और जो बचे हुए टर्म्स थे वो मैं आज बताकर ख़त्म करूंगा। अगले सेशन में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी समझेंगे, इसी प्रकार इलेक्ट्रो, इसी प्रकार मैग्नेटिज्म सबको समझेंगे। फिर इसके बाद बेसिक मैथ्स का सेशन है, फिर इसके बाद पर डे वन कॉन्सेप्ट, वन एग्जाम्पल, वन PYQ और सबसे लास्ट में सबसे अंतिम सबसे तगड़ी सीरीज जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम लोग इंगेज होते हैं सब्जेक्ट के साथ साथ, सब्जेक्ट से दोस्ती करते हैं। तो आइए समझता हूँ। और एक विशेष बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि ये सीरीज़ सभी बच्चों के लिए हितकर है, बराबर हितकर है, बट ये कन्फर्म है कि जो बच्चा थोड़ा सा फिजिक्स को बहुत बेसिक लेवल से समझ रहा है उसके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी है। और जिस बच्चे को इन बेसिक शब्दों का ज्ञान है, जिसकी इमेजेस वो बना पाता है, वो भी बच्चा इन चीज़ों को अगर सुन लेगा तो उसका एक प्रकार से इमेज रिवीजन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं बच्चों। सबसे पहला टर्म आज की डेट पर हमारे सामने है, मैकेनिक्स से रिलेटेड है, वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। दरअसल मोशन कई प्रकार का होता है, जैसे ऑब्जेक्ट का, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकना, सरकना, वो ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है। इसी प्रकार किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ किसी ऑब्जेक्ट का रोटेट करना, रिवॉल्व करना, ये सर्कुलर मोशन के पार्ट में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धागे से बांधकर किसी बॉल या किसी हैवी पत्थर को गोल गोल चक्कर के फॉर्म में घुमाए तो उस समय वो व्यक्ति सेंटर या एक्सेस का काम करेगा, जो धागा है वो रेडियस का काम करेगा, और जिस पाथ पर आपकी बॉल या पत्थर रोटेट करेगा वो सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा, राइट। इसकी जो रफ्तार है उसे हम देख रहे हैं कि हर समय अपनी डायरेक्शन चेंज करती जा रही, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग डायरेक्शन, है ना, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो वेलोसिटी को चेंज करने वाले फैक्टर, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने वाले फैक्टर का नाम है एक्सेलरेशन। और ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए जो सेंटर की तरफ खींचे, जो कि सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स की मदद से पैदा होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जब पत्थर या बॉल को बांधकर सर्कुलर पाथ पर नचाएगा, सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में धागे को सेंटर की तरफ टाइट करेगा, और सेंटर की तरफ टाइट करने की वजह से इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर चीज़ें डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, वैल्यू प्रभावित नहीं कर सकती। अतः जिस रफ्तार से चल रहा उसी से चलेगा, बस डायरेक्शन चेंज 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 होता चला जाएगा, राइट। अब क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक प्रकार का कह सकते हैं रियल फोर्स है, तो एवरी रियल फोर्स हैज अ स्यूडो इफेक्ट, कि अगर वस्तु को प्रॉपर सेंटर की तरफ से कमांड मिली, खिंचाव मिला, तो सेंटर से बंधकर वो सर्कुलर मोशन रिवॉल्व करेगी, और सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल कहेंगे। बट अगर इसी प्रकार से वस्तु को यहाँ से छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो आप नोटिस करेंगे ये इसी रास्ते से टेंजेंशियल भाग जाएगी। घूमते पत्थर को अचानक से छोड़ दोगे तो टेंजेंशियली भाग जाएगा या बाहर की तरफ फेंक जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सेंट्रीपिटल के स्यूडो इफेक्ट को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। इसे बेहतर समझने के लिए आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपने कभी इस प्रकार के मैरी गो राउंड वाले झूले में कभी झूला झूला या झूलते देखा है, तो आप नोटिस करेंगे कि यह झूला वास्तविकता में तमाम सारे लोगों को उनकी सीट से बांधकर ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पर घुमाता है। अच्छा, वास्तविकता में वजन की वजह से झूले को ऐसे घूमना चाहिए, बट क्योंकि सबका रास्ता सर्कुलर है, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल है और सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल है, तो सारे लोग सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से एक बड़ी सर्कल में ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, राइट। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इमेज बननी चाहिए सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स सेंटर इमेज बननी चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर इमेज बननी चाहिए, राइट। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मक्खन, यानी मट्ठे को या दही को जब मथा जाता है मथानी की मदद से, तो ऐसी परिस्थिति में हैवी मट्ठा तो सेंटर पर रहता है, बट जो लाइट पार्टिकल होते हैं जैसे कि मक्खन, बटर के पार्टिकल, क्रीम के पार्टिकल, वो सब सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से बाहर की तरफ फेंक जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यदि दही को मथानी की मदद से मथा जाए तो हैवी मट्ठा सेंटर के आसपास नाचेगा, और जो लाइट मक्खन है बाउंड्री पर नाचेगा। सो दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, और इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं, राइट। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आती है, हम बच्चों फार्मूला, इक्वेशन, रिलेशन कुछ नहीं सीख रहे हैं, बस टर्म की इमेज बनाना सीख रहे हैं। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हालांकि मुझे मैकेनिक्स पार्ट 1 में भी डिस्कस कर देना चाहिए, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब दरअसल
अर्थ के अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहना चाहिए। वी शुड से इट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ही इन शॉर्ट ग्रेविटी कहा जाता है। सो अर्थ सभी वस्तुओं को अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से सेंटर की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। जैसे अगर किसी बॉल को फ्री फॉल या रिलीज कर दिया जाए किसी टावर से, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ रफ्तार पकड़ती चली जाएगी। जैसा कि एक्सेलरेशन का काम है प्रति सेकंड वेलोसिटी को चेंज करना, हर सेकंड रफ्तार को परिवर्तित करना, तो इसी प्रकार ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रभाव जो कि नीचे की तरफ है, वो वस्तु की रफ्तार, ऑब्जेक्ट की रफ्तार को हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ाता जाएगा। तो यहां से 9.8, अगले में 9.8 रफ्तार और बढ़ जाएगी, अगले में 9.8 रफ्तार और बढ़ जाएगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग दूर से एक ऑब्जर्वर की तरह देखें, एक किसी अदर प्लैनेट से, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थ का हैवी मास, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, ऑब्जेक्ट यहां है तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट अलग आएगा, ऑब्जेक्ट किसी और हाइट पर है तो ग्रेविटी का इफेक्ट कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रेविटी के सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी का प्रभाव कम होता चला जाएगा। राइट, इस इमेज से हमने समझने की कोशिश की। ग्रेविटी के बाद बच्चों अगला शब्द मैं आपको दिखाता हूं, ये भी एनएलएम और फोर्स से रिलेटेड है, यह है स्यूडो फोर्स। अभी हमने पीछे की तरफ पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन या कह सकते हैं जो एक वृत्ताकार वृत्तीय गति होती है, उस समय सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ जो खिंचाव लगता है, धागे में खिंचाव लगे, स्प्रिंग में खिंचाव लगे, या आपने जिस डोर से उस ऑब्जेक्ट को बांधकर घुमाना शुरू किया है उसमें जो टेंशन हो, ये सभी सेंट्रीपेटल टुवर्ड्स सेंटर का काम करते हैं, जिसका स्यूडो इफेक्ट, जिसका छद्म प्रभाव, अगर धागा छूट जाए तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बाहर की तरफ होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल भी एक प्रकार का स्यूडो प्रकार है। अब स्यूडो को और अच्छे मायने में समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अक्सर करके जो वैन वाले होते हैं, मिल्क की डिलीवरी करते हैं या फिर पानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो अगर वो वाहन चल रहा हो तो उसमें वो अपने चढ़ने उतरने के लिए, जल्दी से उतरने और जल्दी से चढ़ने के लिए एक रस्सी बांध कर रखते हैं कि मान लीजिए गाड़ी चली तो उन्होंने फट से रस्सी पकड़ी, जल्दी से ऊपर चढ़ गए। अब अगर आप उस रस्सी पे कोई पत्थर बांध दें तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि वैन अगर एक्सेलरेट होकर आगे चलेगी तो रस्सी का खिंचाव या रस्सी से बंधे वस्तु का खिंचाव या उसको पकड़े हुए पर्सन का जो खिंचाव होगा पीछे की तरफ होगा। मतलब किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, किसी रफ्तार बढ़ा रही गाड़ी में अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो इसके अंदर जितने भी लोग हैं, इस फ्रेम में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब पर एक प्रकार का इफेक्ट प्रैक्टिकली बाहर से देखा जा सकता है, जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। फ्रेम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट जो प्रभाव देखा जाएगा कि गाड़ी चली आगे की तरफ और सीलिंग से बंधा हुआ पत्थर अपने आप पीछे की तरफ चला गया। सो दिस इज स्यूडो इफेक्ट। स्यूडो इफेक्ट में स्यूडो फोर्स कैसे बनता है, फोर्स का फार्मूला F = ma होता है, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स फ्रेम के जस्ट अपोजिट होती है। ये सब बातें आप चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में और आती है, वो ये है कि मान लीजिए इसी प्रकार किसी ट्रॉली में, अगर किसी ट्रॉली या किसी कंटेनर में अगर पानी भर लिया जाए, ऐसे पानी भर लिया जाए और ट्रॉली को बड़ी तेज रफ्तार दे दी जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, तो आप देखेंगे जो पानी का लेवल है वो धीरे से ऊपर की तरफ छलक कर उठ जाएगा। मतलब गाड़ी लुढ़की आगे की तरफ तो जितना भी वाटर लेवल है छलक कर पीछे की तरफ चला गया। दिस इज ऑल्सो द फीलिंग ऑफ स्यूडो फोर्स। राइट, आगे चलते हैं। इसको आप इनर्शिया से भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना पानी कांटेक्ट में था वो तो तत्काल एक्सेलरेट हो गया, और जिस पानी को तत्काल फोर्स नहीं मिला वो जहां था वहीं रह गया, तो ऐसा लगता है पानी पीछे की तरफ चला गया। राइट, आगे चल सकते हैं बच्चा। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा टर्म आता है इलास्टिसिटी, बड़ा अच्छा गवर्निंग टर्म है। इलास्टिसिटी का मतलब, इलास्टिसिटी बोलते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक रबड़ बैंड का इमेज आता है। वो है क्या? इसमें लिखा भी गया है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस। यदि किसी वस्तु को, किसी रबड़ बैंड को दोनों हाथ से पकड़कर खींचा जाए और खींचने के बाद आप इसे जैसे ही छोड़ोगे तो इसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है कि ये अपने ओरिजिनल शेप को रिकवर करना चाहती है। चाहे वो रबड़ बैंड का खिंचाव हो, चाहे किसी स्प्रिंग पर लोड लगाकर अगर स्प्रिंग को आप खींच दें तो जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग अपने नॉर्मल ओरिजिनल शेप को रिकवर करने की कोशिश करेगी, और इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी रबड़ बैंड के इलास्टिक फोर्स में भी देखी जाती है, स्प्रिंग के इलास्टिक फोर्स में देखी जाती है, स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स में देखी जाती है। और इलास्टिसिटी के वजह से किसी वस्तु के खींचने पर इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, बच्चे कहने लगे सर कैसे, तो हमने कहा रबड़ बैंड को खींच के अगर किसी के ऊपर प्रहार किया जाए तो चट से उसके चोट लगेगी, तो वो चोट दरअसल एनर्जी की वजह से लगी, एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
राइट। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म की तरफ। हालांकि मोमेंटम जैसा टर्म हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जब भी कभी किसी बॉडी के पास केवल मास ना दिखाकर उसमें रफ्तार भी दिखाई जाए तो जो इनविजिबल चीज बॉडी लेकर चल रही है उसे मोमेंटम कहते हैं। हमें बॉडी का मास दिखता है, बॉडी चलती हुई दिखती है, बॉडी पर फोर्स लगाने से उसकी रफ्तार का बढ़ना घटना, फोर्स का प्रभाव दिखता है, मोमेंटम दिखाई नहीं देता। मोमेंटम फील करने वाली बात है कि जब एक चीज दूसरी चीज को हिट करेगी तो हिट करते वक्त पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को जो अदृश्य रूप में ट्रांसफर करता है, इनविजिबल फॉर्म में ट्रांसफर करता है, जिससे रुका ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, दैट इज मोमेंटम, राइट। तो कहने का मतलब अब यहां पर एक्सप्लेनेशन दो चीजों का किया गया है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टाइटल है, एनर्जी टाइटल है। इसमें समझेंगे क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल मास के हैं और ये वाला भी 1 मीटर पर सेकंड से आया, ये वाला भी 1 मीटर पर सेकंड से आया, टक्कर के पहले का फोटो है, और ज्यों टकराए तो दोनों सेम मास, दोनों सेम रफ्तार, जिससे जिससे आए थे उसी से पलटकर वापस चले गए। ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं भैया इसका मोमेंटम इसके पास सुरक्षित है, डायरेक्शन पलट गई, इसका मोमेंटम अर्थात mv इसके पास सुरक्षित है, डायरेक्शन पलट गई, तो मोमेंटम कंजर्वेशन फॉलो होगा। मतलब टक्कर के पहले सिस्टम का मोमेंटम और टक्कर के बाद सिस्टम का मोमेंटम एक जैसा रहना कंजर्वेशन कहलाता है। टक्कर के पहले एनर्जी, टक्कर के बाद एनर्जी का एक जैसा रहना, एनर्जी इनिशियल इन फोटो बिफोर कोलिजन, एनर्जी आफ्टर या फाइनल आफ्टर कोलिजन, दोनों का सेम रहना कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन मतलब हिंदी भाषा से संरक्षित से, जो जैसा था अगर वैसा ही बना रहे, वो चाहे इंडिविजुअल बॉडी हो चाहे पूरा सिस्टम हो, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। अब पहले चित्र में यह दिखाया गया है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, अर्थात दो ऑब्जेक्ट जिस मास वेलोसिटी के साथ आए से उसी के साथ पलट गए, तो उनका मोमेंटम पहले जैसा है, उनके मोमेंटम में इनिशियल और फाइनल एक जैसा है, सो मोमेंटम कंजर्व है इस पिक्चर में। एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी, चूंकि मोशन की वजह से एनर्जी जो होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो एनर्जी भी जैसी थी वैसी है, हम इसे एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हैं। नाउ इट इज परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में जो लाया था वो लेकर चला गया, जो लाए थे वो लेकर चले गए, जैसा इनिशियल फोटो वैसा फाइनल फोटो, बस खाली डायरेक्शन का फर्क है। टक्कर से पहले ये लोग एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, टक्कर के बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इसी प्रकार परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इन इलास्टिक? इन इलास्टिक का मतलब होता है हिंदी भाषा में अप्रत्यास्थ टक्कर, अर्थात दो लोग अगर आइडेंटिकल मास के, आइडेंटिकल वेलोसिटी के, आइडेंटिकल मोमेंटम के साथ एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो मोमेंटम दरअसल वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस मोमेंटम को प्लस में लेंगे तो इसके अपोजिट वाले को माइनस में लेंगे। हम जैसा कि जानते हैं विज्ञान और गणित का संबंध दो चीजों से, विज्ञान डायरेक्शन की बात करती है, गणित उसी में चिन्ह यानी साइन लगा देती है। तो विज्ञान के हिसाब से अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मैथ्स के हिसाब से इनके साइन अपोजिट होंगे। तो अगर ये m/1 का पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आया है तो ये m/1 का नेगेटिव मोमेंटम लेकर आया है, टक्कर के बाद दोनों कोलैप्स होंगे, सिस्टम का टोटल मोमेंटम शून्य हो जाएगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि जो दो बॉडी आपस में टकराती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, दो मिलकर एक बन जाती हैं। ऐसी अवस्था में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, रीजन चूंकि m/1 माइनस m/1 प्लस, दोनों को जोड़ोगे शून्य आएगा। ये देखिए शून्य वेलोसिटी है इसके पास, नेट मोमेंटम जीरो है, तो टक्कर के पहले भी शून्य था, टक्कर के बाद भी शून्य है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। बट हम ये मानकर चलते हैं कि एनर्जी का लॉस हो गया, क्योंकि चलता सिस्टम रुक गया, काइनेटिक एनर्जी कहीं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी पहले जैसी नहीं है, चलती बॉडी रुक गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई, किसी अन्य रूप में कन्वर्ट हो गई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है ना। हमने भी कहा ना कि टक्कर के पहले की ऊर्जा, टक्कर के बाद यहां भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी चल रहा है, यहां भी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो होगा। यहां तो काइनेटिक एनर्जी है टक्कर के पहले, बट टक्कर के बाद दोनों रुक गए, काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। एक बात और फ्यूचर में आप सीखेंगे जब कोलिजन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे कि दो बॉडी की टक्कर के समय मोमेंटम अर्थात संवेग तो संरक्षित रहता है, बट ऊर्जा किसी अन्य रूप में, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डेली प्रैक्टिकल लाइफ का फिगर उठाने की कोशिश की है, जहां जहां मिल गए बेटे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो जनरेटर है, जनरेटर, उसको आपने देखा होगा जब भी कभी, अब तो खैर बहुत मॉडिफाइड जनरेटर आ गए हैं जिनको साउंड प्रूफ बनाने के लिए बाहर से ढक दिया जाता है स्टील कवर इत्यादि से, एक फ्रेम से। बट पहले क्या होता था, इसमें डीजल भरा, डीजल भरने के बाद इस वाले चक्के पर एक हैंडल लगाया और इसको ऐसे 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 शेफ्ट को घुमाना चालू किया। अच्छा, ये जो व्हील है, व्हील, इसको अगर आप अच्छे से घुमाना स्टार्ट कर दो, इसके बाद हैंडल खींच लोगे तब भी ये थोड़ी देर घूमता रहेगा। बस यही इनर्शिया की फीलिंग है। क्या? अगर वस्तु रुकी है तो रुकी रहे,
ये इनर्शिया है। चल रही है, चलती रहे, ये भी इनर्शिया है। रुकी, रेस्ट का इनर्शिया है। चलती चली जा रही है, मोशन का इनर्शिया है। घूमती चली जा रही है, डायरेक्शन का इनर्शिया है। अब इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि केवल मास का डिस्कशन इनर्शिया को रिलेट करता है, बट अगर कोई वस्तु मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड मास के फॉर्म में हो, डिस्क के फॉर्म में हो, रॉड के फॉर्म में हो, मास एक लंबाई में, चौड़ाई में, गोलाई में फैला हो, किसी एक्सेस के चारों तरफ अगर मास फैला है, तो इनर्शिया की बजाय हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जब किसी ऑब्जेक्ट को, मास को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करना होता है, तो यह काम होता है फोर्स का। अर्थात ट्रांसलेशन के केस में एफर्ट करता है फोर्स, चलाता है बॉडी को, और वो बॉडी के इनर्शिया पर काम करता है, आलस्य पर काम करके उसे प्रेरित करता है कि चलो भाई। इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो चलने में नहीं बल्कि किसी एक्सेस के अबाउट घूमने में सक्षम है, तो रोटेट करने के लिए हम बॉडी पर लगाते हैं टॉर्क, और ये बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर काम करता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में, स्थानांतरीय गति में जो काम फोर्स, मास या इनर्शिया पर करता है चलाने का, रोटेटरी मोशन में वही काम टॉर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर करता है घुमाने का। राइट? तो इनर्शिया किसी वस्तु के ट्रांसलेटरी मोशन के आलस्य का प्रतीक है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु के रोटेटरी आलस्य का प्रतीक है। राइट? नेक्स्ट इज टॉर्क और कपल। अब समझें ऐसे, दरअसल अगर हम किसी बॉडी को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम उस पर केवल फोर्स लगाते हैं, बट अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं तो हम फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थात जिस पॉइंट के चारों तरफ वस्तु को घूमना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर लगाते हैं। तो बॉडी को या बॉडी के सेंटर ऑफ मास को टारगेट करके फोर्स लगाओगे तो बॉडी शिफ्ट होगी, चलेगी, ट्रांसलेट होगी, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर फोर्स लगाओगे तो बॉडी रोटेट होगी। नाउ रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, चूड़ी कसना, पेंच कसना, ये सारे काम टॉर्क या कपल के हैं, है ना। रिंच की मदद से आप स्क्रू को कस रहे हैं तो भी टॉर्क का इफेक्ट है। टॉर्क कैसे फील करें? तो आपने किसी नट बोल्ट पर फंसाई रिंच, नट बोल्ट अपनी एक्सेस के अबाउट घूमना चाहता, आपको इसी जगह पर खोलना है, बट आपने खोलने का प्रयास हाथ दूर लगाकर किया। रीजन, आप लगाएंगे फोर्स, और ये फोर्स अगर किसी वस्तु के सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर लगा तो ऑटोमेटिकली टॉर्क इफेक्ट डेवलप करेगा। जिस प्रकार फोर्स का अकेले काम है चलाना, वैसे टॉर्क का काम है घुमाना। तो चलाने के लिए फोर्स लगाओगे और घुमाना है तो टॉर्क लगाओगे। अब ये टॉर्क कपल कब बनता है? स्टेयरिंग का केस समझिए। स्टेयरिंग भी तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहती है, पर तरीका क्या है कि स्टेयरिंग अपने सेंटर पर फिक्स है, हम इसको दोनों हाथों से यूं घुमाते हैं, टें टें टें। मतलब हम दरअसल दोनों हाथों की मदद से एक हाथ से एफर्ट नीचे की तरफ लगाएंगे और एक हाथ से एफर्ट ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो किसी बॉडी को अगर रोटेट करना है तो वो काम तो टॉर्क भी कर सकता है, बट अगर यही टॉर्क ऐसे बना हो जिसमें सेंटर के दोनों तरफ लगने वाले एफर्ट एक जैसे हों, आइडेंटिकल हों, और फिर वस्तु को घुमाया जाए, एक टॉर्क का प्रभाव इधर से बनाओ और एक टॉर्क का प्रभाव इधर से बनाओ, और दोनों टॉर्क सपोर्टिव हो, ये कैसे हो सकता है? अगर हम इस हाथ को छुपा लें तो ध्यान से देखिए, इस हाथ के घुमाने का जो प्रयास है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घड़ी के साथ साथ। देखिए घड़ी ऐसे तो घूमती है, तो इस टॉर्क का प्रयास इस सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज है। अब इसे छुपा लो, इसका भी प्रयास ध्यान से देखो, ये भी तो क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, सपोर्टिव टॉर्क है। सो दिस विल डेवलप अ कपल, जोड़ा। सो फोर्स ट्रांसलेट करेगा, चलाएगा, टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर लगकर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या दूरी दोनों का महत्व होता है, ये घुमाएगा, और कपल उस केस में काम करेगा जब सेंटर ऑफ मास के या एक्सिस ऑफ रोटेशन के दोनों तरफ एफर्ट लगाकर दो आइडेंटिकल टॉर्क डेवलप किए जाएं तो कपल बन जाएगा। राइट? इसके बाद एक और टर्म आया है एंगुलर मोमेंटम। देखिए मोमेंटम आप समझ चुके हैं, बट आपने लीनियर मोमेंटम समझा। लीनियर में वस्तु लीनियरली ट्रांसलेट होती है और एंगुलर में वस्तु रोटेट होती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझने और सीखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर हैविंग 2 डंबल्स ऑन हिज हैंड। एक व्यक्ति जो किसी कुर्सी पर बैठा है, उसने 2 डंबल लिए हैं और अपने चेस्ट से सटा कर रखे हैं, और आप देखेंगे कि यदि वो चेयर कोई थर्ड पर्सन ऐसे रोटेट कर दे
और रोटेट करते करते पर्सन अपने हाथ में लिए हुए डंबल्स को फैला दे, तो इससे उसकी जो चेयर की रोटेशन स्पीड थी 100% उस पर फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा समझाता हूं। हाथ बांध कर डंबल पकड़कर पर्सन का गोल गोल चेयर में रोटेट होना, इस परिस्थिति पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी मास सेंटर के करीब है, एक्सेस के करीब है, मास एक्सेस के करीब है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और एंगुलर स्पीड ज्यादा है। अगर ये पर्सन हाथ फैला दे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर तक हो गया, मास एक्सेस से दूर चला गया। ऐसी परिस्थिति पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं आई बढ़ गया। अच्छा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, इसके रोटेशन की स्पीड धीमी हो जाएगी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब हमने तो 3 बातें बोल दी। देखिए, इनर्शिया रुके मास का आलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूमते मास का आलस, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी चलने वाली वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा घूमने वाली वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम, चलती का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम और घूमती का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम। पंखे में एंगुलर मोमेंटम, मथानी में एंगुलर मोमेंटम, कार में लीनियर मोमेंटम, कार के पहिए में एंगुलर मोमेंटम। आप मेरी बात समझ पाए। अब यहां मैंने कंजर्वेशन क्यों बोला, दरअसल अभी इन फ्यूचर आप रोटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार फोर्स न लगाने से आपका लीनियर मोमेंटम जैसा है वैसा रहता है, कंजर्व रहता है, इसी प्रकार टॉर्क न लगाने से आपका एंगुलर मोमेंटम जैसा है वैसा रहता है। अब एंगुलर मोमेंटम बनता है आई और ओमेगा के प्रोडक्ट से। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी छेड़खानी न की जाए, ये पर्सन खुद ही अपने हाथ से ऐसे हाथ बाहर अंदर करे, तो आई ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम जैसा था वैसा रहना चाहिए। इन फिजिक्स यू विल सी कि 2 क्वांटिटी जैसी हैं, अगर उनका प्रोडक्ट एक जैसा रखना, आई नहीं ओमेगा नहीं, आई ओमेगा का प्रोडक्ट अगर एक जैसा रखना है, तो यदि किसी क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। इन डिटेल जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, अभी इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझना है कि चेयर में डंबल पकड़े पर्सन का रोटेट करना, ये एक एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है। पर्सन हाथ से कोड़े हो तब भी एंगुलर मोमेंटम, और हाथ फैला दे तब भी एंगुलर मोमेंटम। बस ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम शब्द जिसका नाम एल है, सिंबल एल है, वो आई अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा घूमने की रफ्तार दोनों से मिलकर बना है, राइट। अब कुछ टर्म मैंने पीछे छोड़े हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत छोटे छोटे से टर्म्स हैं, है ना, डिटेल नहीं चलेंगे, छोटी छोटी बातें समझेंगे। जैसे एक शब्द आता है इम्पल्स। ये लिखा गया है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। यदि किसी वस्तु पर फोर्स कुछ टाइम इंटरवल के लिए लग जाए तो फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है उसे इम्पल्स कहते हैं, राइट। अच्छा, एक बात और, फोर्स लगाओगे मास में तो एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी और v चेंज होगा तो mv मोमेंटम चेंज होगा। सो इम्पल्स इज द फैक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मोमेंटम। तो आप देखेंगे सवालों में इम्पल्स यानी F इंटू डेल्टा टी को चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P या m डेल्टा V के बराबर रखा जाता है। ग्राफ की मदद से दिखाया है। क्या दिखाने की कोशिश की है कि एक एक्सिस पर टाइम और एक एक्सिस पर फोर्स लिया है। ये दिखाते हैं कि ये अचानक से किसी हथौड़े द्वारा की गई चोट का फोटो है। हाँ? अभी समझाता हूं कैसे। ये किसी फुटबॉल पर अचानक से मारी गई किक का फोटो है। क्यों? बड़े थोड़े से टाइम में अचानक से बड़ा सा फोर्स लग गया या डिशुम, फिर हाथ हट गया। बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांटेक्ट हुआ, देखिए फोर्स लग के हट गया। तो जब कभी बड़े छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में अचानक से हैवी फोर्स लगेगा, एक अच्छा इंपल्स डेवलप होगा जो गुड चेंज इन मोमेंटम डेवलप करेगा। इंपल्स यानी झटके या जर्क के प्रहार से ही वस्तु के मोमेंटम में चेंज आता है। यह भी एक फोटो है, इसमें दिखाया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट पर कॉन्स्टेंटली लगातार फोर्स लगता रहे थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम पर तो भी इंपल्स आएगा। बट थोड़े से टाइम में अचानक बहुत फोर्स लगा, इंपल्स अलग तरीके से आएगा, जर्क अलग तरीके से आएगा। और थोड़े से टाइम के लिए फोर्स एक जैसा लगता रहा तो इंपल्स अलग तरीके से आएगा। इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगा, बट फिलहाल इंपल्स का मतलब समझे। यदि किसी वस्तु पर फोर्स लगे और थोड़े टाइम इंटरवल के लिए लग जाए तो वस्तु सरकना, खिसकना, एक्सेलरेट होना, वेलोसिटी चेंज होना, मोमेंटम चेंज होना इत्यादि जैसे इफेक्ट्स दिखाएगी। सो इंपल्स इज फोर्स फॉर सम टाइम।
नेक्स्ट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई बड़ी बात नहीं है, चित्र में जैसा कि दिखाया गया कि मान लीजिए कोई बीम है, छत की सीलिंग है, और उससे अगर धागे की मदद से किसी मास को लटका दिया गया है, तो आप नोटिस करेंगे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से वस्तु का वजन अर्थात वेट अर्थात mg नीचे की तरफ रहेगा। mg या लोड की वजह से धागा खींचेगा, और धागा खींचेगा तो धागे की जो टाइटनेस होती है उसे ही धागे का टेंशन कहते हैं। एनएलएम के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि धागे पर जो खिंचाव आता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास। मतलब किसी लटक रही वस्तु में जो टाइटनेस या खिंचाव होता है वो मास से ऊपर की तरफ अवे दिखाया जाता है। अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास, अलोंग स्ट्रिंग अवे फ्रॉम मास, ऊपर वाले मास के लिए नीचे की तरफ, नीचे वाले मास के लिए ऊपर की तरफ, राइट। अब इसी को पुली इत्यादि में भी आप देख पाएंगे कि मान लीजिए एक सीलिंग या छत से एक पुली लटक रही है ना। पुली मोशन ट्रांसफर डिवाइस होती है, मोशन डायरेक्शन चेंज करने की डिवाइस होती है। तो पुली या पहिया लटक रहा है, उसमें एक धागे की मदद से दो अलग अलग मासेस लटका दिए गए हैं। तो ये मास इधर खींचेगा, ये मास इधर खींचेगा, और दोनों तरफ के खिंचाव की वजह से धागा बढ़िया टाइट हो जाएगा। धागा टाइट तो धागे में टेंशन, धागा टाइट तो धागे में टेंशन। इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास आइडियल अर्थात पतली सी स्ट्रिंग है तो रस्सी अगर एक होगी तो पूरी रस्सी में एक जैसा टेंशन मेंटेन रहेगा। ऐसा चित्र में यहां भी दिखाया गया है, राइट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंड मोशन एंड दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। कंस्ट्रेंड का तात्पर्य यहां कनेक्टेड मोशन से, संबंधित गति से, है ना, बाध्य गति से। कैसे, बट सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए ये एक फोटो है आपके सामने जिसमें एक मास है B, उसको एक धागे से बांधकर पुली की मदद से A तक पहुंचाया गया और फिर इसे इधर कोई प्रयास या वेलोसिटी से खींचा जा रहा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप A को खींचोगे तो पुली की मदद से रस्सी को ड्राइव, या पुली एक मीडिएटर का काम करेगी। जब आप A को खींचोगे तो धागा टाइट होगा, इस धागे का तनाव B तक ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से B भी स्लाइड या शिफ्ट होना शुरू होगा। तो A के प्रयास या A पर लगे फोर्स की वजह से जो A का मोशन है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है B से। अतः जब A चलेगा तो मजबूरन बंधे होने की वजह से, बाध्य होने की वजह से, कनेक्टेड होने की वजह से B को भी स्लाइड करना पड़ेगा। ये सब बातें हम फ्यूचर में भी समझेंगे। जैसे B का रिजल्टेंट चलना अलोंग ग्राउंड है तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये सब बातें बाद में आएंगी। तो कंस्ट्रेंट मतलब कनेक्टेड मोशन। पुली से ऐसे भी कनेक्टेड मोशन हो सकता है और ऐसे भी कनेक्टेड मोशन हो सकता है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, स्यूडो, इन शब्दों का अच्छे से स्वयं से एनालिसिस भी करिएगा। वीडियो अगर ना समझ में आए, कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो ना समझ में आएंगे, तो उनको प्लीज़ 2 बार देखिएगा, क्योंकि इमेजेस देखकर ही हमारे दिमाग में क्लियरिटी आ सकती है। तो बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम लोग हीट की बेसिक टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्टैंडिंग। देखिए एक बात समझिए, पूरा बेनिफिट उसी को मिलेगा जो 0 से टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस करेगा। चैनल का उद्देश्य बहुत अलग है। आपको समझ में हर मूवी तब नहीं आती जब मूवी की इनिशिएशन हो या मूवी का पहला सीन आए। मूवी क्लाइमेक्स तक देखिएगा, प्रॉमिस कर रहे हैं 5 स्टार रेटिंग देंगे आप। धन्यवाद।